यूपी पीसीएस तथा यूपी आरओ के लिए आर्थिकी 2025 की जो क्लासेस चल रही है, यह इसकी लास्ट क्लास और तीसरी क्लास है। इसके अंतर्गत आज का जो सेशन है उसमें बजट, आर्थिक समीक्षा, भारत एवं उत्तर प्रदेश का दोनों का देखा जाएगा। ये जो आर्थिकी 2025 की क्लासेज हैं, ये 3 क्लास है। पहली क्लास संकेतों की थी, यानी कि जितने भी आर्थिक संकेतक हैं। दूसरी क्लास में जनसंख्या, खनिज, कृषि, अवसंरचना, वन, ये सारी चीज़ें देखी। और ये आर्थिकी 2025 की लास्ट क्लास है जो बजट और आर्थिक समीक्षा है, जिसमें यूपी और भारत की बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों देखी जाएगी। इन तीनों क्लासों से आपको आरओ के एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, 7 से 8 क्वेश्चन, ये 2 से ढाई घंटे की क्लास है तीनों क्लास। इन तीनों क्लास में आपको 7 से 8 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, यदि एग्जाम पिछले पैटर्नों की तरह ही आता है जो पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, तो उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्लास है। इसके बाद हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर हम घटना चक्र का जो दृष्टि है उसकी क्लास शुरू होने वाली है। और हमारी एक पहल शुरू की गई थी MRT 300। MRT 300 का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, और थीम कितनी है? 300। ऐसी थीम 300 है जिनसे लोक सेवा आयोग बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, या कहे पिछले 25-30 सालों में इन्हीं थीम से क्वेश्चन बने हैं ज़्यादातर। उसकी जो क्लास है MRT 300 की, वो हो चुकी है। उसमें टोटल 12 क्लास है, 25 घंटे में कंप्लीट है वो 12 क्लास है। अगर आप उनको कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको 70 प्लस क्वेश्चन वहाँ से 12 क्लास से 25 घंटे में देखने को आराम से मिल जाएंगे। वो वीडियो जो है उस पर हमारा चैनल है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो PDF है आर्थिकी की, यह कोई भी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम पहले केंद्रीय बजट देखेंगे 2025-26, और फिर यूपी केंद्रीय आर्थिक समीक्षा, और उसके बाद यूपी का बजट और यूपी की आर्थिक समीक्षा। तो उत्तर प्रदेश, ये जो बजट है हमारा, 1 फरवरी 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। और कितने लाख करोड़ रुपए का था ये 50.65 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। और यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार 8वां बजट था। इस बजट में कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रम से 34.96 लाख करोड़ रुपए कुल प्राप्तियां, और कुल व्यय कितना होगा? 50.65 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा इसमें कितना है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 अनुमान लगाया गया है। और इस बजट में बिहार में एक मखाना बोर्ड के गठन की बात की गई है। तो एक तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएस में आर्थिक समीक्षा और बजट से, वो बिल्कुल फैक्चुअल बनते हैं। जैसे इस वर्ष का बजट कितना था, राजकोषीय घाटा कितना था। राजकोषीय घाटा तो लगभग हर वर्ष ही पूछा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, किस किस मद में सरकार सबसे ज़्यादा इनकम होती है, किस में वह खर्च करती है, आवंटन किसको ज़्यादा किया गया, किसको कम किया गया, ये इस तरह के पूछे जाते हैं। तो शुरू देखते हैं। बजट में 6 वर्षों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की बात कही गई है। दलहन जो होती है, कपास के लिए एक 5 वर्षीय मिशन की बात की गई है, जिसमें कपास की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, अच्छे किस्म के कपास तैयार की जाएगी। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और असम में यूरिया संयंत्र स्थापना करने की एक बात कही गई है। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात भी इस बजट में की गई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए 30,000 रुपये सीमा वाली एक यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी का एक कोष स्थापित किया जाएगा। उसका क्या नाम होगा? समुद्री विकास कोष। और कितनी राशि से? 25,000 करोड़ रुपए से। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, सीधे सीधे आंकड़ा बेस होते हैं। इस बजट में 36 जो जीवन रक्षक औषधियां हैं उनको सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है। कितनी? 36। तो ये हमें पता होना चाहिए। बजट जो 2025-26 है उसमें
उसके उद्देश्य की जो बात की गई, इस बजट का उद्देश्य क्या है, तो 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करने की बात इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। किस किस में परिवर्तन किया जाएगा, एक तो कराधान में, विद्युत क्षेत्र में, शहरी विकास में, खनन क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और नियामकीय सुधार में किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो सके, किसी भी काम को करने में देरी ना आए। तो बजट के लक्ष्य क्या है, इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता किसान तथा नारी को लक्ष्य बनाकर 10 व्यापक क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। यानी कि इस बजट के मुख्य फोकस किस पे रहेगा, गरीब पे, युवा पे, अन्नदाता किसान पे और नारी पे। और उसी के साथ 10 व्यापक क्षेत्रों को फोकस किया गया है। वे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कृषि विकास एवं उत्पादकता को गति देना, ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति, भारत में विनिर्माण एवं मेक इन इंडिया की ओर आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता, रोजगार द्वारा विकास को समर्थन प्रदान करना, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना। ये 10 क्षेत्र चुने गए हैं किस किस के लिए, जो 4 हमारे फोकस क्षेत्र है उनके लिए। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट में इस बार 4 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं, एक गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी, इन्हीं पे फोकस करते हुए 10 क्षेत्र को चुना गया। विकसित भारत के लिए व्यापक लक्ष्य रखे गए हैं। तो विकसित भारत की संकल्पना कब तक बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने आज़ादी के 100 वर्षों के बाद, यानी कि ठीक 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था, उसके ठीक 100 वर्षों बाद यानी कि 2047 को विकसित भारत का लक्ष्य देखा गया है। और इसको साकार करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 6 व्यापक सिद्धांत दिए गए। तो कौन कौन से, गरीबी से मुक्ति पानी है उस समय तक, 2047 जो बजट है वहां तक हमें धीरे धीरे करके उससे पहले गरीबी से मुक्ति पानी है, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा देनी है, बेहतरीन सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनानी है, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार प्रदान करना है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल की जानी है, देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का के लिए किसान की जो भूमिका है उसको महत्व देना है, क्योंकि हम भारत वर्तमान में भी विश्व लेवल के कई उत्पादों का प्रथम उत्पादक है। जैसे चावल में सबसे पहला है, गेहूं में दूसरा है, इसी तरह से हम पूरे विश्व को खाद्य बास्केट बनाना चाहते हैं, भारत को, पूरे विश्व का। फिर बजट में जेंडर बजट की भी बात कही गई और उसमें जेंडर बजट के लिए क्या प्रावधान किए गए, बजट 2025-26 के कुल बजट का यानी कि 8.86%, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, अर्थात 4.49 लाख करोड़ रुपए महिलाओं एवं लड़कियों हेतु आवंटित किए जाएंगे। इसीलिए इस बार जेंडर बजट फोकस किया गया है। कितना, यानी कि कुल बजट का 8.86% हिस्सा है जो महिलाओं पर और लड़कियों पर खर्च किया जाएगा। बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन जो बताए गए हैं जिन पर फोकस किया गया है, तो विकास के जो 4 इंजन हैं 1947 तक, क्योंकि भारत का क्या लक्ष्य है, विकसित भारत बनाना, तो इसके लिए 4 इंजनों पर बल दिया गया। कौन कौन से हैं विकास के भी 4 इंजन, एक तो हमारे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई सेक्टर है, निवेश है और निर्यात है। आपसे ही पूछा जाएगा कि हमारा फोकस क्षेत्र 1947 तक किन सिद्धांत क्या है, इंजन कौन से हैं, फोकस एरिया क्या है, उपलक्ष्य क्या है, तो उनकी संख्या और उनके नाम आपको रटे होने चाहिए। तो प्रथम जो इंजन है हमारा विकास का, ताकि भारत 1947 तक विकसित भारत बन सके, उसमें प्रथम इंजन एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना प्रारंभ करेगी, जिसके अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले चयनित 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यानी कि ऐसे कितने जिले हैं, 100 जिलों को चयनित किया जाएगा और उन 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। और यह इस बजट में शुरू करने की बात कही है, किस योजना की, प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा है वह 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, वह अब 5 लाख कर दी गई है। यानी कि जो केसीसी है अभी तक उसमें ऋण सीमा 3 लाख ही मिलती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 लाख।
मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह पर फोकस किया जाएगा। यानी कि जो हमारी मत्स्य उत्पादन है जलीय कृषि के लिए इन दोनों द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर विशेष फोकस किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बिहार में। इसी तरह से वर्ष 2023 में एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य के नजीबाबाद में। तो इस बार बजट में बिहार क्षेत्र में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, यानी कि बिहार राज्य में। कपास के लिए, क्योंकि भारत कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, तो यहाँ पर कपास के उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के पर्पज से 5 वर्ष से एक मिशन शुरू करने की बात की गई है। बजट में इस बार तुहर यानी उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षों के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा और इसको नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों को खरीदेंगे। यानी कि ये जो संस्था है नेफेड तथा एनसीसीएफ, ये अगले 4 वर्षों तक किसानों से दालें खरीदेंगे, इसका भंडार बनाएंगे, क्योंकि भारत विश्व में सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है, आयातक है और उत्पादकों में एक है। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम जो 100 विकासशील कृषि जिलों में शुरू किया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण में ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों के में शुरू किया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण में इसके 100 जिले निर्धारित किए गए। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो विकास का दूसरा इंजन कौन सा है? विकास का दूसरा इंजन है एमएसएमई सेक्टर। आपको पता है एमएसएमई की जो भारत में रोजगार प्रदान करने में, विनिर्माण क्षेत्र में और जीडीपी की हिस्सेदारी में और निर्यात में एमएसएमई का विशेष योगदान है। तो एमएसएमई में अब क्या किया गया है? इसकी संशोधन सीमा बढ़ाई गई है और इसमें क्या किया गया है? नया वर्गीकरण है एमएसएमई सेक्टर का, उसमें संशोधन करते हुए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 गुना 2 गुना की गई है और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। तो वर्तमान में एमएसएमई जो उद्योग है उनकी क्या परिभाषाएं हैं? उसमें 3 तरह के उद्योग आते हैं, एक सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो निवेश ये है, कारोबार ये है, सालाना संशोधित ये किया गया, यानी कि नया मापदंड ये संशोधित किया गया। तो सूक्ष्म उद्योग उसे कहेगा जिसमें निवेश 2.5 करोड़ आए, कारोबार 1 वर्ष में 10 करोड़ रुपए का करे। लघु उद्योग वह कहा जाएगा जिसमें निवेश 25 करोड़ आए और कारोबार 100 करोड़ का करे। मध्यम उद्योग वह कहलाएगा जिसमें 125 करोड़ निवेश आए और 500 करोड़ का वह कारोबार करे। ये एमएसएमई सेक्टर था। उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म उद्योग के लिए पहले वर्ष में 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 लाख महिला, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। तो ये एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर क्या है? एक विकास इंजन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में। फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाना है, जिसमें 4 लाख करोड़ का कारोबार करना है और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए एक फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा भी इसमें की गई है। और ये किसके लिए? फुटवियर लेदर उद्योग के लिए। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी इस बजट में कही गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान एवं विस्तारित दायरे के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी और फंड कितना होगा? 10,000 करोड़ रुपए का। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की भी घोषणा इस बजट में की गई है। तो तृतीय इंजन कौन है? तृतीय इंजन के रूप में विकास का जो तृतीय इंजन है वह है निवेश। तो निवेश में क्या है? निवेश में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ
5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की बात कही गई है और संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की जाएगी। यानी कि अगले 10 वर्षों में 120 गंतव्यों को जोड़ा जाएगा इस स्कीम के तहत और 10 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए कुछ नई हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट, बिहटा में ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार तथा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई है। बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा और बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। साथ ही पटना को कैसा बनाया जाएगा? ग्रीन पटना एयरपोर्ट। राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड में विकसित किए जाने की घोषणा भी बजट में की गई है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भारत विश्व में विशेष स्थान रखता है और पर्यटन भारत में न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं जबकि घरेलू पर्यटक भी भारत में अपार संभावना है। तो उसी को पर्यटन क्षेत्र के दोहन के लिए ही यह योजना शुरू की गई। तो इसमें कितने 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड में विकसित करने की बात कही गई है। 10 जन्म प्लाजा लाइसेंस के साथ दूसरा जिन बैंक स्थापना करने की भी बात कही गई है। यानी कि जो जन्म प्लाजा है उसमें कितना 10 लाख जन्म प्लाजा लाइसेंस के साथ दूसरा जिन बैंक भी स्थापित किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूल रिएक्टर यानी कि शॉर्ट मॉड्यूल रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा और 2035 तक 5 नए स्वदेशी लघु मॉड्यूल रिएक्टर संचालित किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है, इन्होंने समय सीमा कब दी है? 2033 तक। और कितने? 5। और कितने लिए रुपए खर्च किए जाएंगे इसके लिए? 20,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर समय सीमा 2033 है, न कि 30। तो इम्पोर्टेंट है। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ही समुद्री विकास कोष बनाने की बात कही गई, यानी कि एक नया समुद्री विकास कोष स्थापना किया जाएगा और कितनी लागत से? 25,000 करोड़ रुपए से। इसमें 49% योगदान सरकारें करेंगी, शेष योगदान बंदरगाह वाणिज्य क्षेत्र करेगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अवसंरचना के लिए राज्यों को 50 वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है और कितना ऋण दिया जाएगा? टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपए है आवंटित किया जाएगा। जन भागीदारी से जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 से फरवरी 2025 तक 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है। यानी कि अगर ये पूछा जा सकता है अब तक कितने परिवारों को जोड़ा जा चुका है? ग्रामीण के 15 करोड़ परिवारों को। कुल 1 लाख करोड़ रुपए के 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी। यानी कि ये जो शहरी चुनौती कोष होगा इसकी टोटल रकम है 1 लाख करोड़ रुपए का बनाया गया कोष, लेकिन वर्ष 2025-26 में इसमें कितने दिए गए हैं? 10,000 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए के कुल परिवेश से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 2025 के लिए 25-26 के लिए ऐसे कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 200। क्योंकि कैंसर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार पहले से कदम उठा रही है। अगले 5 वर्षों में देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरी लैब स्थापित की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी गिग जो वर्कर्स है उनकी पहचान पत्र, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण तथा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करेगी। यानी कि जो गिग वर्कर्स है, भारत की जो पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का क्या किया जाएगा? डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा।
ज्ञान भारत मिशन क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाना है इस मिशन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का जो चौथा इंजन है वह निर्यात है। तो वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कौन कौन मंत्रालय शामिल हो गए? एक तो वाणिज्यिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, और यह क्या स्थापित करेंगे? निर्यात संवर्धन मिशन। भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। पेंशन उत्पादों के विनियमन, समन्वय और विकास के लिए एक मंच भी स्थापना की जाएगी, जो पेंशन उत्पाद है उनके लिए। उभरते हुए टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहित देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक रूप में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। NABFID अवसंरचना के लिए कारपोरेट बांड के उद्देश्य से अंशकालिक ऋण सुविधा भी स्थापना करने की बात कही गई है। तो अब बजट में हम जो बजट का मुख्य जो अवयव होते हैं उसमें कितना प्राप्त हुआ, कितना व्यय किया जाएगा, उस सभी को देखते हैं। तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, इसमें शीर्ष के 4 से 5 मद को पूछता है। और कितना पैसा आया सरकार के पास, कितना गया, उसको पूछता है। तो ये केंद्र सरकार का बजट 2025-26, उसमें रुपया आता है, कहाँ से आता है? तो रुपये में कितना पैसा कहाँ से आता है वो इधर दिया गया है। रुपया जाता कहाँ पर, यानी कि खर्च कहाँ पर होता है, तो कितना पैसा किधर खर्च होता है वो इधर दिया गया है। उधार एवं अन्य देवताओं पर सबसे ज़्यादा रुपया आता है, कहाँ से? उधार एवं अन्य देवता से। कितना आता है? 24 पैसे। निगम कर से केंद्र सरकार को 17 पैसे, आयकर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे प्राप्त होते हैं। माल एवं सेवा कर से 18 पैसे प्राप्त होते हैं। तो यदि अगर घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयता से, दूसरे नंबर पर आयकर से प्राप्त होता है, तीसरे नंबर पर माल एवं सेवा कर से प्राप्त होता है और चौथे नंबर पर निगम कर से प्राप्त होता है। अब सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ पर है? तो सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा जाता है ब्याज अदायगी में, 20 पैसा। उसके बाद करों और शुल्कों में सबसे पैसा जाता है, यानी कि जो कर और शुल्क है उसमें से कुछ हिस्सा किसको दिया जाता है? राज्यों को। तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर जाता है, यानी कि करों और शुल्कों में राज्यों की जो पैसा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें 22 पैसा जाता है। उसके बाद नंबर आता है ब्याज अदायगी में, सरकार 20 पैसा खर्च करती है। और उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसे खर्च करती है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? केंद्रीय योजना या रक्षा पर 8 पैसे खर्च करती है। और आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी पर कितना जाता है? 6 पैसा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वे थे जिनसे हर वर्ष क्वेश्चन आता है। वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार का कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रस्तावित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष बनता है। अब कुल व्यय देखते हैं, सरकार कुल कितना व्यय खर्च करती है और कुल व्यय में राजस्व खाते पे कितना जाता है, पूंजीगत खाते पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। 2025-26 के लिए जो बजट प्रस्तावित किया गया है उसमें कुल 50,65,343 करोड़ रुपए का कुल व्यय होगा, जिसमें से 39,44,255 करोड़ रुपए का राजस्व खाते में, तथा पूंजीगत व्यय में कितना किया जाएगा? 11,21,090 करोड़ रुपए का, तथा प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना किया जाएगा? 15,48,282 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2025-26 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 10.8% की वृद्धि देखी गई। तो ये पूछा जाता है कि किस मद में कितनी ज़्यादा वृद्धि होगी पिछले, और ये वृद्धि किसके सापेक्ष है? पिछले वर्ष के सापेक्ष, यानी कि 2024-25 में कितना जितना खर्च किया गया था उससे 10.8% 2025-26 में खर्च किया जाएगा। वे आपूर्ति कहाँ कहाँ से होगी? वे की जो आपूर्ति होगी 34,20,409 करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्त होंगे। शेष 16,44,936 करोड़ रुपए की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से होगी। अब ये जो 34,20,409 करोड़ रुपए हैं, इसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 28,37,409 करोड़ रुपए, यानी कि कर राजस्व प्राप्त होंगे इतने। और शेष जो राशि प्राप्त होगी वह 5,23,000 करोड़ रुपए कर भिन्न राजस्व से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब 16 लाख
44,936 करोड़ रुपए की जो प्रस्तावित पूंजी प्राप्तियां है उसमें से 29,000 करोड़ रुपए ऋणों की से वसूली होगी और 15,68,936 करोड़ रुपए उधार एवं अन्य देवताओं से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 47,000 करोड़ रुपए अन्य प्राप्तियों से जुटाए जाएंगे। यानी कि जो सरकार के पास पैसा आता है और वो कहाँ कहाँ से आता है उसका सरकार आकलन लगाती है, तो उसी में पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ये सारी चीजें आती है। फिर सरकार इसी तरह से उसको खर्च भी करती है कि पूंजीगत प्राप्तियों में पूंजीगत खाते में कितना पैसा खर्च करना है, राजस्व खाते में कितना खर्च करना है, इस तरह से। तो 2025-26 के लिए कुछ घाटे इंपोर्टेंट होते हैं और जो हर वर्ष परीक्षा में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है राजस्व घाटा। 2025-26 के लिए राजस्व घाटा है वह 5,23,846 करोड़ रुपए का और जो जीडीपी का कितना प्रतिशत, 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा सबसे अधिक यही पूछा जाता है, फिस्कल डेफिसिट। वह 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है, 15,68,936 करोड़ रुपए है और यह जीडीपी का 4.4% है। इसी तरह से प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% अनुमानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये जो घाटे हैं उनको यहाँ पर टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हम बजट अनुमान 2025-26 की बात कर रहे हैं। तो राजकोषीय घाटा और फिर संशोधित बजट अनुमान 2024-25। तो इसमें देखते हैं, दो राजकोषीय घाटा यहाँ पर 4.8% था और यहाँ पर घट के 4.4% आ गया। ये था राजकोषीय घाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजस्व घाटा 1.9%, यहाँ से घट के कितना, 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा 1%, यहाँ घट के 0.3%। प्राथमिक घाटा 1.3%, यहाँ घट के कितना, 0.8%। आपको ये सारे घाटे पता होने चाहिए, ये टेबल पता होनी चाहिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले से हाईलाइटेड है, बस आपको उसको देखते जाना है। बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यों सहित कुल कितने लाख रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2025-26 के लिए 25.36 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है। अब सब्सिडी देखते हैं, सब्सिडी से क्वेश्चन आता है। तो 2025-26 में कुल जो सब्सिडी है वह 4,26,216 करोड़ रुपए है और जो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 8.41%। यानी कि भारत सरकार जितना व्यय करेगी उसका 8.41% सब्सिडी पे खर्च किया जाएगा। इस सब्सिडी में सबसे ज़्यादा होती है खाद्य सब्सिडी, वह 2,03,420 करोड़ रुपए की है। उसके बाद उर्वरक सब्सिडी 1,67,887 करोड़ रुपए और उसके बाद आती है पेट्रोलियम सब्सिडी 12,100 करोड़ रुपए इस सब्सिडी पर खर्च किए जाते हैं। अब ये जो सब्सिडी है इसको परसेंटेज में देखते हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछ लेता है। टोटल जो सब्सिडी है कितनी है, 4,26,216 करोड़ रुपए। तो परसेंटेज में पूछता है, खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा है 47.72%। उसके बाद उर्वरक सब्सिडी का स्थान आता है 39.39%। फिर पेट्रोलियम ब्याज अदायगी कितना है, 6.53%। और फिर है अन्य अनुदान जो 3.51% है और उसके बाद आता है पेट्रोल अनुदान का जो 2.83% है। इनको घटते क्रम में भी पूछ सकता है। तो आपको ये आंकड़ा तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। तो ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और ये आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिलेगी, तो आप इसको जाके बार बार रिवाइज कर सको और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें वो कर सको। तो देखते हैं, विदेशी सरकार को प्रदत्त अनुदान। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी सरकार को 6,886 करोड़ रुपए अनुदान और ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि भारत सरकार क्या करती है, कुछ छोटे देशों को भी ऋण देती है, अनुदान देती है। तो कितना देगी 2025-26 के लिए, 6,886 करोड़ रुपए। इसमें ऋण अनुदान या ऋण के रूप में पहला नंबर है, सबसे ज्यादा किसे दिए जाएंगे, भूटान को पहले निर्धारित कर दिया गया। भूटान को कितने, 2150 करोड़ रुपए, यानी कि सबसे ज्यादा तो इसी को दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर नेपाल है 700 करोड़ रुपए, फिर मालदीव को 600 करोड़ रुपए, मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए और म्यांमार को 350 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये भारत की विदेश नीति का एक अंग है, इसमें हमें अपनी सहायता करनी होती है पड़ोसी देशों की। तो ब्याज अदायगी
ब्याज अदायगी सरकारी जो खर्च है उसका सबसे बड़ा मद है, यानी कि सरकार जो पैसा खर्च करती है उसमें सबसे ज़्यादा सरकार ने जो ऋण ले रखा है उस पर ब्याज देना पड़ता है सरकार को, तो वो सबसे ज़्यादा है। तो 2025-26 के लिए 12,76,368 करोड़ रुपए का सरकार ब्याज देगी, यानी कि ब्याज की रकम काफ़ी ज़्यादा है। और ये कुल बजट का कितना है, 25%, यानी कि एक चौथाई जो बजट है वह किस पर चला जाएगा, हमारा ब्याज अदायगी पर ही चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जा सकता है। 2025 में प्रत्यक्ष कर सुधार की बात की गई है, तो कौन कौन से 12 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय है जिन भी लोगों की, उनको कर से मुक्त, यानी कि उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कि जिनकी आय 12 लाख रुपए वार्षिक है। और वैतनिक कर्मचारी के लिए यह सीमा कितनी गई है, 12,75,000 रुपये, और वैसे के लिए कितने, 12 लाख रुपए। अब देखते हैं 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों की अवधि के का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किया जाएगा, यानी कि कौन, जो 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होंगे। अब सरकार ने नई आयकर स्लैब घोषित की है, तो उस आयकर स्लैब में देखते क्या है। 2025-26 के लिए ये आयकर है, ये कर की दर है, यानी कि जिनकी आय 0 से 4 लाख रुपए तक है उनको शून्य कर देना होगा, जिनकी 4 से 8 लाख रुपए उनको 5%, जिनकी 8 से 10 लाख रुपए वार्षिक उनको 10% टैक्स देना होगा, इनकम कर देना होगा। 12 से 16 लाख जिनकी है 15%, 16 से 20 जिनकी है 20%, 20 से 24 जिनकी है 25%, और 24 लाख से अधिक है उनको 30% टैक्स देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा वर्तमान में जो 50,000 थी उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। कितनी कर दी गई है, 1 लाख रुपए। तो इम्पोर्टेंट है। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने का की जो तारीख है 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2030 तक। ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने डायरेक्ट टैक्स देखे थे जिसमें इनकम टैक्स आती है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर जाते हैं। देखते हैं औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिकरण बनाते हुए इसमें 60 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया। कितनी दरों को, 7 टैरिफ दरों को। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ऑप्शन में पूछेगा कि 7 टैरिफ दर हटाएंगे, 5 हटाएंगे, 6 हटाएंगे, तो कितनी हटाएंगे, 7। कर से अधिक उपकर और अधिभार नहीं लगाया जाएगा, ये भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। 36 जीवन रक्षक औषधियों को, दवाइयों को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से सीमा शुल्क हटा दिया गया। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लगेगा। तो ध्यान रखना, 36 पे से तो सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया, और 5 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, 6 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पे 5% अभी भी शुल्क लगेगा। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयरन बैटरी के अपशिष्ट, लेड, जिंक तथा अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दे दी गई है। किनसे, जो महत्वपूर्ण खनिज है 12 उन पर। बुने हुए वस्त्रों पर 10% या 20% के मूल सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम से जो भी अधिक होगा उसका प्रस्ताव इस बजट में किया गया। सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा, यानी कि जो सरकार को प्राप्त होता है उसमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो राशि है सकल कर राजस्व हमारा है 42,70,300 करोड़ रुपए। अब इसमें आयकर सबसे ज़्यादा हमें आयकर से प्राप्त होता है कितना, ये परसेंटेज है और ये टोटल राशि है। तो आयकर से हमें 14,38,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, और परसेंटेज में कितना है, 33.67%। जीएसटी से 27.58%, यानी कि 11,78,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। और ये आयकर के बाद जीएसटी दूसरे नंबर पे, निगम कर तीसरे नंबर पे है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क चौथे नंबर पर है, और सीमा शुल्क 5वें नंबर पे। इतने हमें पता होने चाहिए, हो सके तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये तो रट के ही जाना है परसेंटेज घटते क्रम में। फिर देखते हैं हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई, यानी कि अब जो हस्तशिल्प उत्पाद है पहले उनकी निर्यात की अवधि 6 महीने थी, अब बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। आवश्यकता पड़ने पर इसको 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। कर राजस्व का जो रुझान है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जो प्रत्यक्ष कर है वो जीडीपी का
ये 2015-16 के लिए देख रहे हैं बजट अनुमान में। जो प्रत्यक्ष कर है जीडीपी का 7.1%, अप्रत्यक्ष जीडीपी का 4.9% और सकल कर राजस्व यानी कि इन दोनों का योग कितना बैठेगा, ये 12% है। जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपयोग सामग्रियों या भागों पर मूल सीमा शुल्क की छूट अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। फ्रोजन फिश पेस्ट के विनिर्माण तथा इसके एनालॉग उत्पादों के निर्यात के लिए मूल सीमा शुल्क को 30% से घटाकर कितना कर दिया गया, 5%। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। क्या की गई है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि 100 अच्छी उच्च क्वालिटी के बीज किस्म तैयार किए जाएंगे जो वाणिज्यिक स्तर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। भारत डाक, इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के समान कार्य करेगी, जो विश्वकर्मा के रूप में चिन्हित शिल्पियों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह तथा एमएसएमई को सेवा प्रदान करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारतीय डाक है वर्तमान में उनसे सरकार काम लेना चाह रही है, तो ये एक नया विकल्प तैयार किया गया है उनको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की बात कही गई है, और ये खिलौने का कैसे होंगे, पर्यावरण अनुकूल खिलौने होंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे विश्व में सबसे ज़्यादा खिलौने कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो भारत को भी अब उस ओर अग्रसर करना है। आज चाइना विश्व की इतनी बड़ी अर्थ दूसरी सबसे बड़े 19 ट्रिलियन डॉलर उसकी जीडीपी है, जबकि अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर। तो 19 ट्रिलियन डॉलर में उसका जो एमएसएमई सेक्टर, उसका विशेष योगदान है। उसने घरेलू उपभोक्ता सामान विश्व के हर कोने कोने, हर घर में पहुंचा दिए। किसने, चाइना ने। उसी के नक्शे कदम पर भारत चल रहा है। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जाएगा। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। और यानी कि किस तरह की पुस्तक प्रोवाइड कर जाएगी, डिजिटल फॉर्म में। वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए 5 नए आईआईटी में 6500 और विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत आईआईटीज तथा आईआईएस के में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की जो फेलोशिप है वो प्रदान की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। और इसके लिए दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से कोविड महामारी आई थी, तो उसमें किसी भी देश का जो स्वास्थ्य संरचना है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसी को देखते हुए ये सारी चीज़ें की गई। अब रेलवे का बजट देख लेते हैं। रेलवे बजट में अनुमान क्या किया गया, जो सकल यातायात प्राप्त हुई बजट इसको रेलवे वाले को, यह 3,01,1400 करोड़ रुपए का अनुमान है प्राप्ति का, जिसमें यात्रियों से 92,800 करोड़ रुपए, जबकि माल भाड़ा से 1,88,000 करोड़ रुपए। यानी कि देखो कितना इम्पोर्टेंट है। और रेलवे का जो संचालन अनुपात है इसको पूछते हैं, वो कितना है, वह 98.43% है। जबकि इससे ठीक पिछले वर्ष 98.90% है 2024 के संशोधित अनुमान में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संचालन अनुपात कई बार आ चुका है एग्जाम में। अब प्रमुख योजनाएं जिन पर सरकार ने व्यय किया है, तो उनके बारे में देखते हैं। हम सबसे अधिक व्यय करने वाली योजनाओं को देखते हैं। तो पूछते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्य योजना है, इस वर्ष उसमें सबसे ज़्यादा कितने, 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फिर पीएम किसान योजना में 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और देखते हैं नीचे जाके, उसके बाद मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है 54,832 करोड़ रुपए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1,70,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन ग्रामीण को 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आप इनको घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, क्योंकि घटते क्रम में पूछते हैं। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन के लिए की घोषणा की गई है, जिसके लिए 2025-26 में 265 करोड़ रुपए की बात की गई है। और ये किसके लिए, रेलवे के लिए, रेलवे हेतु। विभिन्न मदों में सरकार कितना व्यय करती है उस पर अभी
अभी तक ये हमने देखा ये योजनाओं पर। अब स्पेशल जो घटक है उन पर भी तो सरकार व्यय करती है। तो यहाँ पर राशि है करोड़ में। पेंशन पर सरकार पेंशन पर हर साल यानी कि 2025-26 के लिए 2,76,816 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रक्षा क्षेत्र में सरकार 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जो सब्सिडी है वो आपको बताया कितने लाख करोड़ रुपए, वो अलग अलग है, 4 लाख करोड़ से भी अधिक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो सापेक्षिक रूप से कम है, क्योंकि कृषि आबादी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि 68% से अधिक आबादी कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये बजट थोड़ा सा सापेक्षिक रूप से कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। शिक्षा क्षेत्र पर 1 लाख, देखो यहाँ पर एजुकेशन और कृषि में अंतर देखो। एजुकेशन में ठीक बजट है, और भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कृषि को भी और दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 98,300 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए, सामाजिक कल्याण के लिए, जो सामाजिक कल्याण की सरकार की योजनाएं जैसे मातृत्व विकास योजना, स्वास्थ्य योजना, पोषण से संबंधित योजना, उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आप ये जो हाईलाइटेड है उनको क्रम से भी सजा सकते हैं, क्योंकि घटते क्रम में सजाने के लिए पूछ सकता है। अच्छा, भारतीय रेलवे 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहरों को जोड़ने वाली 50 नई नमो भारत ट्रेन शुरू करेगा। यानी कि जो 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर सीटें हैं उनको जोड़ने के लिए आपस में 50 नई नमो भारत ट्रेन शुरू करेगा, जिनमें से प्रत्येक में 16 एसी कोच होंगे। यानी कि एसी और नॉन एसी मिला के कितने कोच होंगे प्रत्येक ट्रेन में? 16 कोच। 100 अमृत भारत ट्रेन यानी कि नॉन एसी ट्रेन तथा कुल 200 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे ने 17,500 नॉन एसी जनरल कोच बनाने की योजना कही गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। 2025 से 27 के बीच 50 नई वंदे स्लीपर ट्रेन बनाई जाएगी, जबकि पहली वंदे स्लीपर ट्रेन अभी परीक्षण चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से कम आपको ऑप्शन में 2-3 फैक्ट देखने को मिलेंगे। फिर और देखते हैं बजट 2025-26 में केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का घटता क्रम है। तो ये पूछता है, तो आपको यहाँ से देखना है, आय कर से सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता है, फिर जीएसटी से, फिर निगम कर से, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, फिर सीमा शुल्क से। सकल कर राजस्व जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 11.96%। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना है जीडीपी में? प्रत्यक्ष करों का योगदान जीडीपी में 7.1 का, और अप्रत्यक्ष करों का 4.9% का। बजट 2025-26 में सरकार को जो प्राप्तियां होंगी, सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयता यानी कि 24% प्राप्त होंगी, फिर आयकर से 22% प्राप्ति होंगी, फिर जीएसटी और अन्य करों से 18%, और फिर निगम कर से 17% पैसे प्राप्त होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। केंद्र के जो व्यय, ये तो सरकार को होने वाली आय, अब केंद्र पैसा भी तो खर्च करेगी कहीं ना कहीं, तो क्रम से करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सबसे ज्यादा है, कितना? 22% पे जाएगा। ब्याज अदायगी में 20% पैसा जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% पैसा जाएगा। तो अभी जो सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको दी जाती है? खाद्य को दी जाती है, फिर उर्वरक को, फिर ब्याज अनुदान में दी जाती है। किस योजना पर परिव्यय सर्वाधिक है? वर्तमान में जो सरकार ने योजना चल रही थी पहले, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करेगी सरकार 2025-26 में, वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च करेगी, और कितना है? 2,03,000 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा है। तो ये पूछा जाता है राजस्व खाते पर कितना व्यय है? कुल व्यय का यह 77.86% है। नए रोजगार सृजन योजना पर कितना प्रयोग किया जाएगा? 20,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। पूर्वोदय योजना पर देश के पूर्वी क्षेत्र का यानी कि चतुर्दिक विकास हो, उसके लिए पूर्वोदय योजना शुरू की जाएगी। मिशन दलहन, इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन के लिए सरकार ने 2,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत एआई मिशन के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में पूरी दुनिया में एआई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, तो भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता। कुल व्यय में पेंशन को कितना जाएगा? यानी कि जो कुल व्यय खर्च करती है सरकार, उसमें 4% हमारे जो पेंशनर है उनके लिए जाता है।
कितने इंजन बताए गए इस बजट में? 4 इंजन बताए गए। एक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान रखना है, ये 4 इंजन। अब तक हमने जो बजट देखा, अब हम आर्थिक समीक्षा देखते हैं और यह केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के लिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में के लिए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से एक दिन पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत की गई। आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वर के निर्देशन में यह आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि आर्थिक समीक्षा। और कब पेश किया गया बजट? इसको बजट से ठीक पहले 31 जनवरी को, बजट 1 फरवरी को। इसमें द्वितीय अग्रिम अनुमान यानी कि सेकंड एडवांस एस्टीमेट, जिसे SAE, ये देखेंगे कई बार, यानी कि द्वितीय अग्रिम अनुमान कई बार आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुल GAV में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्तमान मूल्यों पर और प्रतिशत के रूप में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उसकी GVA में जो हिस्सेदारी है द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए 19.9%, उद्योग या द्वितीय क्षेत्र के लिए 25.8%, 25.2%, तृतीय क्षेत्र के लिए 55%। तो ये हमें पता होना चाहिए इनको घटते क्रम में, यानी कि GAV में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र का और तीसरे नंबर पर प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन रोजगार के मामले में या उस पर निर्भरता सबसे ज़्यादा किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर, ये तो हमने GAV में भागीदारी देखी। अब इन क्षेत्रों की जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र है, उनकी वृद्धि दर क्या है? और ये हमें द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार है 2024-25 के लिए। प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है, यानी कि 2023-24 से हम जब 2024-25 में गए तो इतना 4% अधिक थी, 4.4%। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है 4.4% है, द्वितीय क्षेत्र की 5.8% है, तृतीय क्षेत्र की 7.3% है। यानी कि वर्तमान में सेवा क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। GDP में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर और GAV में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत। तो जो हमारी GDP है 2024-25 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान, इसमें GDP में वृद्धि दर जो स्थिर मूल्यों पर है, यानी कि GDP की बात कर रहा है और GAV की, वह 6.5% है और इसमें 6.4%। ये दोनों पूछी जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक वर्ष के पीछे की भी याद रखना, 2023-24 के लिए यहाँ पर 9.2% है, यहाँ से 8.6%। लेकिन 24-25 की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं कुल GAV में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो कृषि के अंतर्गत क्योंकि बहुत सारे क्रियाकलाप आते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ 2023-24 का के लिए देख रहे हैं हम, और ये परसेंटेज में दिया गया है। तो कृषि, वानिकी और मत्स्य का योगदान है 17.8%, फसलों का योगदान है 9.7%, पशुपालन का 5.5%, वानिकी का 1.3%, मत्स्य एवं जल कृषि का योगदान है 1.3%। और यह कृषि और संबंध क्षेत्रों में हिस्सेदारी है। ये घटते क्रम में पूछ सकता है आपसे। कुल कृषि GAV में, यानी कि कुल कृषि की जो GAV होती है उसमें विभिन्न घटकों की हिस्सेदारी, तो उसमें सर्वाधिक योगदान देता है फसल क्षेत्र 54.39%, फिर पशुधन 30.86%, मत्स्य एवं जलीय कृषि 7.55%, फिर वानिकी 7.20%। तो ये इम्पोर्टेंट है। GVA में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर, तो कृषि और संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7%, ओवरऑल कृषि की वृद्धि दर कितनी है? 4.4%, फसल की वृद्धि दर 0.9%, पशुधन की वृद्धि दर 5.4%, मत्स्य और जलीय कृषि की वृद्धि दर 5.9% और वानिकी 1.6%। तो और देखते हैं नेक्स्ट, मत्स्य उत्पादन वर्ष 2022-23 में 184 लाख करोड़ टन का, यानी कि वर्ष 2022-23 में मत्स्य का जो उत्पादन हुआ वह 184 लाख टन हुआ है। वर्ष 2022 से वर्ष 2023-24 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 3,322 लाख टन, जिसमें 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि जो
पिछले वर्ष हुआ होगा, इसमें यानी कि तो 2023-24 का था, इसमें इतनी वृद्धि हासिल होकर कितना हो गया 2024-25 में 3,539 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। यानी कि यहाँ से 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था उसका 6.5% अधिक उत्पादन हुआ 2024-25 में, और ये कितना है 3,539.59 लाख मीट्रिक टन। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये खाद्यान्न उत्पादन है कितना है, यहाँ देखिए 2024-25 के लिए कितना है, ये वाला आंकड़ा। सकल वैश्विक अनाज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, यानी कि विश्व का 11% अनाज केवल भारत ही उत्पादन करता है, इसलिए भारत को बजट में वैश्विक बास्केट कहा गया है किसके, फूड की। वर्ष बनाने की बात कही गई, मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट खाते क्रियाशील थे, यानी कि 7.25 करोड़ हमारे यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड क्रियाशील है मार्च 2024 तक। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है उसका निर्यात कुल कृषि निर्यात में 11.7% है। यानी कि भारत जो कुल निर्यात करती है उसमें कृषि का संबंधित जो एक हिस्सा है खाद्य प्रसंस्करण, उसका निर्यात 11.7% है। प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंधित क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण में जो कितना है, सकल पूंजी निर्माण 2023-24 के लिए यह है 7,80,343 करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 के लिए देश में खाद्य पदार्थ एवं संबंधित उत्पादों के आयात में शीर्ष 3 मध्ये कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है भारत, दूसरे नंबर पर दाल आयात करता है और तीसरे नंबर पर काजू आयात करता है, जिनकी देश के सकल आयात में कितनी हिस्सेदारी है वर्ष 2023-24 के लिए, उनकी हिस्सेदारी है क्रम से इनकी हिस्सेदारी 2024-25 में यानी कि 2.5%, 0.6%, 0.3% ये अनुमानित किया गया है। यानी कि जितना हम आयात करते हैं उसमें खाद्य तेल कुल आयात में इतना 2.5%, दाल 0.6% और काजू 0.3% है। देश के सकल निर्यात में 2023-24 में कृषि और संबंधित वस्तुओं का जो योगदान है कुल निर्यात में इनका योगदान 11.3% है। और 2023-24 में कृषि निर्यात की शीर्ष 3 मध्ये कौन कौन सी है, एक तो अनाज है पहले नंबर पर, सबसे ज़्यादा अनाज कृषि में हम निर्यात करते हैं, दूसरे नंबर पर समुद्री जो प्रोडक्ट है वे, तीसरे नंबर पर मसाले, और इनकी देश के सकल निर्यात में जो हिस्सेदारी है, अनाज की हिस्सेदारी कुल निर्यात में कितनी है 2.5%, और समुद्री उत्पाद की 1.7% और मसालों की 1% हिस्सेदारी। तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर हाँ, कुल जीबीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा, क्योंकि अभी तक हमने कृषि देखा, सेवा क्षेत्र देखा, अब उद्योग देखते हैं। उद्योग के अंतर्गत खनन और उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और सेवाएं शामिल हैं। तो द्वितीयक जो अग्रिम अनुमान है उसमें कुल जीवी में उद्योग और उसके घटकों का जो कुल हिस्सा है वह है कितना 30.8%, जिसमें खनन और उत्खनन का हिस्सा 2% है, विनिर्माण का सर्वाधिक 17.2% है, निर्माण का 9.1% है, बिजली, गैस और अन्य उपयोगिताएं जो सेवाएं उनका 2.5% योगदान है जीवे में उद्योगों के मामले में। फिर उद्योग एवं उसको घटकों की जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, स्थिर मूल्यों की बात कर रहा है 2011-12 का जो स्थिर मूल्य है उसके अनुसार। तो वर्ष 2024-25 के लिए उद्योग की जो वृद्धि दर है कितनी 5.6%, खनन और उत्खनन की 2.8%, विनिर्माण की 4.3%, निर्माण की 8.6%, बिजली, गैस तथा अन्य उपयोगिता की जो सेवाएं उनका वृद्धि दर कितनी है 6% है, और ये घटते क्रम में पूछे जाते हैं। विश्व में चीन के बाद भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि विश्व में सीमेंट का दूसरा उत्पादक कौन है, भारत, पहले स्थान पे चीन। वर्ष 2023-24 में 423 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया भारत ने। वर्ष 2023-24 में कुल इस्पात खपत का 68% जो खपत होती है इस्पात की वह निर्माण एवं बुनियादी ढांचे में होती है। फिर उसके बाद 22% तथा 9% हिस्सा 22% इंजीनियरिंग पैकेजिंग क्षेत्र में होती है और 9% हिस्सा
ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में होता है। यानी कि जो कुल इस्पात है उसका यह खपत कहाँ कहाँ पर होती है वो पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, इसके घटते क्रम में इसको याद रखना है। वर्तमान में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी 4%, यानी कि पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 4%। इलेक्ट्रॉन सामानों पर भारत के कुल आयात में हिस्सा कितना है? तो भारत 2024-25 में कुल आयात में, यानी कि जितना भी भारत आयात करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का 13.9% यानी कि 14% आयात करते हैं। और कुल जितना भारत निर्यात करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान का कितना निर्यात करता है? 2024-25 में यह 6.9% निर्यात करता है, यानी कि आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है। रसायन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में 2024-25 के लिए विनिर्माण जीविका कितना प्रतिशत है? यह 9% है। और कुल निर्यात में इसका हिस्सा कितना है? 7%। कपड़ा उद्योग को देखते हैं। कपड़ा जो उद्योग है विनिर्माण जीव में, इस उद्योग का 2024-25 में 11% योगदान दे रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्मातक तथा छठा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक कौन सा है? मतलब दूसरा, वह भारत है। और यह जो कपड़ा निर्यात करता है उन देशों में भारत का स्थान 6वें स्थान पे, क्योंकि भारत की आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा, तो स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा कपड़ा भी उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गए हैं। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात और हस्तशिल्प सहित कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 2023-24 में 8% है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और यानी कि जूट उत्पादन में भारत का स्थान पहले नंबर पे है। और वैश्विक स्तर पर कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फिर हम कुछ और देखते हैं, यहाँ पर ये टेबल देखते हैं। कुल जीएवी में उद्योग तथा उसके घटकों की हिस्सेदारी कितनी है? तो उद्योग की हिस्सेदारी कितनी है? 27%। खनन और उत्खनन की 1.8%, विनिर्माण की 13.8%, निर्माण की 8.7%, बिजली गैस तथा अन्य की 2.7%। फिर उद्योग और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ये किस पर है? करंट प्राइस पर। तो 2024-25 का जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार उद्योग की जो वृद्धि दर है वो 6.2% है। उद्योग के अंतर्गत खनन और उत्खनन की 2.1%, विनिर्माण की 5.8%, निर्माण की 8.6% वृद्धि दर है। बिजली गैस तथा अन्य की 3.9% है। फिर यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2024-25 में भारत तकनीकी वस्त्रों का शुद्ध निर्यातक है। यानी कि तकनीकी वे वस्त्र वे हैं जो तकनीकी मिशन में, जैसे स्पेस सूट में, या जो हमारे सोल्जर है विशेष परिस्थितियों में जब लड़ते हैं तो उनसे संबंधित जो अन्य जिन वस्त्रों को बनाने के लिए हाई तकनीकी का प्रयोग किया जाए वे तकनीकी वस्त्र होते हैं। तो इनका भारत क्या शुद्ध निर्यातक, यानी कि आयात नहीं करता, इनको निर्यात करता है। तकनीकी वस्त्र उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? 5वां। बड़ी बात है, क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ पश्चिमी देश क्या है? टेक्नोक्रेट है। तो भारत अगर उनके वस्त्र बना रहा है टेक्नोक्रेट के लिए तो 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय दवा बाजार मात्रा के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, यानी कि पूरे विश्व का सबसे तीसरा बड़ा बाजार है मात्रा के आधार पर। भारत वर्ष 2023-24 में वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.5%, काफ़ी ज़्यादा है। भारत जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद इस आकार में चौथे स्थान पर, यानी कि पूरे विश्व में जो चिकित्सा के उपकरण बनते हैं उस मामले में भारत का स्थान चौथा है, जबकि इसकी महत्व कोविड के दौरान हमें दिखाई दी। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं। फिर और देखते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में जो शीर्ष के 10 देश है उनमें 6वां देश है, यानी कि वैश्विक स्तर पर भारत पेटेंट दाखिल करने वाला 6वां सबसे बड़ा देश है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का कुल औद्योगिक जो जीवी है वह 43% है। यानी कि जो 4 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का, इनका जो औद्योगिक जीवी है GAVE है उसमें 43% योगदान इन 4 राज्यों का है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका इस हिस्सेदारी में कितनी है? 0.7%, जो काफ़ी कम है। यानी कि वहाँ पर हमें पूरा फोकस करने की आवश्यकता है, तभी वहाँ पर विकास होगा। खनन क्षेत्र का कुल औद्योगिक उत्पादन में 8% का योगदान देता है। खनन गतिविधियों का 60% संकेंद्रण केवल 5 राज्यों में है, यानी कि जो खनन गतिविधियां होती हैं इन्हीं 5 राज्यों में संकेंद्रित है।
60% हिस्सा असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि दर है, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर यह परसेंटेज में है। वर्ष 2023-24 के लिए औद्योगिक उत्पादन की जो वृद्धि दर है 5.9% है। अब हम एफडीआई देखते हैं। वर्ष 2024-25 में देश में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह 81 बिलियन डॉलर का हुआ है, और जिसमें पिछले साल की तुलना में 1.14% की वृद्धि देखी गई। तो इम्पोर्टेंट है, भारत में एफडीआई किस किस क्षेत्र में आता है और कहाँ कहाँ से आता है और किस किस राज्यों को प्राप्त आता है। तो भारत में जो एफडीआई आता है 2024-25 के लिए, इसके किस क्षेत्र में आता है और किस राज्य में आता है, ये उनका परसेंटेज है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई आता है 19%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% एफडीआई आता है, और ट्रेडिंग में 8%। और शेष एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, जो कुल एफडीआई आता है उसका 39% महाराष्ट्र में आता है, कुल एफडीआई का 13% कर्नाटक में, और दिल्ली को 12% प्राप्त होता है कुल एफडीआई का। वर्ष 2024-25 में एफडीआई इनफ्लो में 3 शीर्ष स्रोत देश कौन कौन से कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से 30%, फिर मॉरिशस से 16% और अमेरिका से 11% प्राप्त होता है। तो ये घटते क्रम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवार एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह, तो यहाँ पर ये दिया है घटते क्रम में, आप इसको देख सकते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र में जो 24% एफडीआई प्राप्त होता है, विद्युत एवं अन्य ऊर्जा उत्पादन और पारेषण में 11%, वित्तीय सेवाओं में 15.6%, संचार सेवाओं में 10%। तो ये एफडीआई के क्षेत्र हैं और ये पूछे जा सकते हैं। भारत को जो एफडीआई प्राप्त होता है वह किन किन देशों से प्राप्त होता है, उसका हिस्सा कितना। सबसे ज़्यादा भारत को एफडीआई कहाँ से, सिंगापुर से। भारत यानी कि सिंगापुर से भारत को 30% एफडीआई प्राप्त होता है, मॉरिशस से 16%, यूएसए से 11%, नीदरलैंड से 9.2% और यूएई से 8.8%। तो ये भारत को एफडीआई प्राप्त करने वाले देश थे। एनएसएसओ के 73वें जो दौर है उसमें एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की जो संख्या है वह 633 लाख बताई गई है, और एमएसएमई सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। और एमएसएमई जीडीपी में एसएमई का हिस्सा प्रतिशत रूप में, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई का हिस्सा, और कुल निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा देखते हैं। तो वर्ष 2022-23 में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है एमएसएमई सेक्टर की, 30, विनिर्माण में 36, और रोजगार में देखो 43.49%, यानी कि लगभग 45% ही मान के चलो। 2024-25 में निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का आधे से थोड़ा ही कम योगदान है, यानी कि 45%, बहुत अधिक है। तो हम इसी को बढ़ाना चाह रहे हैं जिस तरह से चीन ने इसको बढ़ाया। फिर देखते हैं, ये परिभाषा देख ली, बता दी कि ये अप्रैल से होगी लागू, इसको बताइए। अब सेवा सेक्टर देखते हैं। सेवा सेक्टर के अंतर्गत जीए में सेवा सेक्टर की हिस्सा और वृद्धि दर। तो जीए में सेवा सेक्टर का वर्तमान मूल्य पर हिस्सा और सेवा क्षेत्र की जीए में वृद्धि दर अस्थायी मूल्यों पर। तो वर्ष 2024-25 में 55% हिस्सेदारी है जीए में, और इसकी जो वृद्धि दर है 7.93% है, काफ़ी अधिक है। भारत का सेवा क्षेत्र देश के लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। शेष 5 वैश्विक सेवा निर्यातक देश। तो सबसे बड़ा विश्व में सेवा निर्यातक देश कौन है परसेंटेज के अनुसार, अमेरिका 13%, यूनाइटेड किंगडम दूसरा, जर्मनी तीसरा, आयरलैंड चौथा, चीन 4.8%, और भारत का स्थान 7वां है। और भारत कितना निर्यात करता है सेवा का, 4.3%, यानी कि पूरे विश्व में जो सेवा निर्यातक देश हैं उनमें भारत का हिस्सा 4.3% का है सेवा निर्यात में। 2022-23 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5% था। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का योगदान मात्रा के अनुसार 1.45%, तथा विश्व पर्यटन प्राप्ति में भारत का वैश्विक स्तर पर 14वां स्थान है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्यटन क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता भी है और इनकम का सोर्स भी है। वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के कुल जीवे में देश के शीर्ष 5 राज्य यानी कि महाराष्ट्र पहला है, कर्नाटक दूसरा है, महाराष्ट्र तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथा इंपॉर्टेंट है, गुजरात 5वां है।
उक्त 5 राज्यों का देश के कुल सेवा जीवन में योगदान कितना है? 50% से अधिक योगदान इन्हीं 5 राज्यों का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारीक आते हैं, तो इसलिए ये सारे आंकड़े जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हाईलाइटेड किया गया है। आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी 2023 के लिए देख रहे हैं। ये निर्यात में देखते हैं, तो विश्व का जो कुल निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। और ये वस्तु निर्यात में, विश्व के सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है। और विश्व के कुल निर्यात जिसमें वस्तु और सेवा दोनों का हिस्सा है, उसमें भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल निर्यात में 2.45% है। तो एक तो ये परसेंटेज पूछता है, ये थे निर्यात में हिस्सा दे रहे हैं। अब वैश्विक आयात में भारत की हिस्सेदारी, तो भारत की हिस्सेदारी कितनी है वैश्विक आयात में, ये देखते हैं। वस्तुगत कुल वस्तु का आयात जितना होता है पूरे विश्व में, उसका 2.8% हिस्सा भारत आयात करते हैं। कुल सेवा आयात का 3.4%, और कुल आयात यानी कि वस्तु और सेवा का मिला के कितना है 2.92%, यानी कि भारत का जो आयात है वह निर्यात से अधिक है। देखो यहाँ पर निर्यात कितना है 2.45%, लेकिन आयात कितना है 2.92%। अब विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी यानी कि स्थान क्या है, ये रैंक है। वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वें स्थान पर है पूरे विश्व में। वस्तु आयात में भारत की हिस्सेदारी 8वें स्थान पर है। सेवा निर्यात पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वां है, और सेवा आयात में पूरे विश्व में भारत का स्थान 9वां है। अब रेमिटेंस देखते हैं। रेमिटेंस समझते हैं आप लोग? रेमिटेंस जब कोई देश के नागरिक विदेशों में काम करते हैं, वो घर पैसा भेजते हैं, यानी कि अगर आपके कोई रिलेटिव भाई बाहर जॉब करते हैं और वो आप घर के लिए पैसा भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, और देखते हैं तो भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त होता है, उसी को देखते हैं। तो शेष रेमिटेंस प्राप्त कहाँ से होता है 2024 में? तो भारत को सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त हो, अच्छा पूरे विश्व में, हाँ पूरे जो विश्व में रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश है उनमें भारत का स्थान पहला है। भारत को 2024 में 129 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। मैक्सिको का दूसरा स्थान है 68 बिलियन डॉलर, चीन का तीसरा स्थान 48 बिलियन डॉलर, फिलीपींस का 40 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का 33 बिलियन डॉलर। फिर भी देखो 5वें स्थान पर पाकिस्तान, लेकिन भारत की स्थिति 129 बिलियन डॉलर है और काफ़ी अधिक होना चाहिए। देखो फिलीपींस, जो कि फिलीपींस की आबादी कितनी है, बहुत कम है। भारत विश्व का विदेशी व्यापार बिलियन डॉलर में, तो ये हम टोटल देखेंगे बस। इसमें टोटल जो निर्यात होता है बिलियन डॉलर में 820 बिलियन डॉलर का यह निर्यात करता है, और आयात कितना करता है 915 बिलियन डॉलर का। यानी कि भारत का जो क्या है व्यापार घाटा है कितने बिलियन डॉलर का है, लगभग 95 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है लगभग। तो ये पूछता है परीक्षा में। भारत के शेष 5 निर्यात गंतव्य, यानी कि जो भारत निर्यात करता है सबसे ज़्यादा किसको करता है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है भारत, ये 2024-25 के लिए देख रहे हैं। और परसेंटेज, तो यूएसओ को 18.65% निर्यात करता है, यूएई को 8.42%, नीदरलैंड को 5.75%, चीन को 3.25% और सिंगापुर को 3.31% निर्यात करता है। ये परसेंटेज याद रखना इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा रख सकते हैं, लेकिन इन देशों के नाम रखना घटते क्रम में ये बहुत जरूरी है। भारत आयात किन से करता है 2024-25 में परसेंटेज के मामले में? भारत सबसे ज़्यादा, देखो निर्यात चीन अमेरिका को करता है, लेकिन आयात सबसे ज़्यादा चीन से करता है 15.8%, और रूस को 9.3%। रूस से इसलिए आयात करता है क्योंकि वहाँ से हम डिफेंस ऑयल गैस ज़्यादा आ रहे हैं। यूएई से 8.5%, यूएसए से 6.9% और इराक से 4% आयात करते हैं। ये देखो इसीलिए भारत का अमेरिका के साथ क्या है व्यापार घाटा है, यानी कि अमेरिका कहता है कि उसको घाटा हो रहा है, जबकि भारत का उसके साथ व्यापार के साथ सरप्लस में, क्योंकि हम उसको देखो यहाँ पर निर्यात ज़्यादा करते हैं 18%, लेकिन आयात कम करते हैं।
सामाजिक सेवाओं पर व्यय की जो प्रवृत्ति है लाख करोड़ रुपए में, और यह केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर है। तो सामाजिक सेवाओं पर 98 लाख करोड़ रुपए कुल व्यय करते हैं 2024-25 के लिए, जिसमें सामाजिक सेवाओं पर 25 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कितना आया है 26%। तो इस तरह से है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय देखते हैं, और यह परसेंटेज में है। और किसका है अच्छा परसेंटेज में ना होकर लाख करोड़ रुपए में। यह केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त रूप से व्यय है जो शिक्षा पर। ये शिक्षा का क्षेत्र है और ये स्वास्थ्य का। 2024-25 में शिक्षा पर कुल 9.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे केंद्र राज्यों के द्वारा मिलकर, और स्वास्थ्य पर 6.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण उपभोग में अंतर देखना है, और ये मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है के रूप में देखा जाएगा। तो 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 4,112, और शहरी क्षेत्र में 6,956, और अंतर कितना है यानी कि 6.9 यानी कि 69.7% का अंतर है। यहाँ पर देखो ग्रामीण क्षेत्र कम व्यय करता है और शहरी क्षेत्र अधिक व्यय करता है। अब आर्थिक मुद्रा भंडार देखते हैं। मई 2025 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 685 बिलियन डॉलर हो गया। कितना 685 बिलियन डॉलर। और इस मामले में भारत विश्व के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में चौथा स्थान है भारत का। पहला स्थान किसका है चीन का, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास। दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान चौथा है। ये इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा जो कोष है यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितना है 685 बिलियन डॉलर। ये टोटल है 685 बिलियन डॉलर। तो इसमें किस किस का हिस्सा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं 581 बिलियन डॉलर की, गोल्ड है 81 बिलियन डॉलर का, एसडीआर है 18 बिलियन डॉलर की, आईएमएफ के पास जो आरक्षित जमा है वह 4.3 बिलियन डॉलर की। और एसडीआर को पता है यह आईएमएफ की क्या है एक मुद्रा है। तो ये पता चल गया कि हमें भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारत चौथे स्थान पे, पहले चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड और चौथे पे भारत। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के कुछ विशेष जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। जीडीपी प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय, तो 2023-24 में जो पूंजीगत व्यय किया जाता है जीडीपी का 3.2% किया जाता है। बेरोजगारी दर कितनी है 2023-24 में 3.2% है। ये पूछी जाती है कि वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितनी है 3.2%। सितंबर 2024 तक बाह्य जो कर्ज है वह जीडीपी के अनुपात के रूप में कितना है 19.4%। अब तक यह कई बार पूछा जा चुका है तो इस बार भी पूछा जाएगा। आईएमएफ 2024 में वैश्विक जो मुद्रा स्फीति बताई 5.7 बताई आईएमएफ ने। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति जो बताई गई है वह बताई गई 6.9%। वर्तमान में देश में 23 शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं परिचालन है, जिनकी कुल ट्रैक की लंबाई 1010 किलोमीटर है, और 980 किलोमीटर मेट्रो रेल वर्तमान में निर्माणाधीन है। ये हमारी आर्थिक समीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण डाटा दिए गए हैं। 2025-26 में हेडलाइन मुद्रास्फीति की जो दर बताई गई 4.2%, जबकि आईएमएफ ने भारत के लिए मुद्रास्फीति की दर 2025-26 के लिए 4.1% बताई है। तो इम्पोर्टेंट है सिंचाई क्षेत्र का कवरेज सकल फसली क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 में 55% तथा सिंचाई की गहनता 154.5%। ये सिंचाई की गहनता बहुत बार पूछा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी भारत दूरसंचार कंप्यूटर जो सूचना सेवाओं हैं उसमें विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि भारत दूरसंचार सेवाओं का, कंप्यूटर का, सूचना सेवाओं का सम्मिलित रूप से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। राजकोषीय घाटे देखते हैं और ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखते हैं। हर वर्ष यह राजकोषीय घाटा का क्वेश्चन आता है
कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। इसमें हम पिछले 3-4 वर्षों का देखेंगे क्योंकि ये हर वर्ष पूछा जाता है। तो 20-21 में सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा था जीडीपी का 9.2%, 21-22 में 6.7%, 22-23 में 6.4%, 23-24 में 5.6%। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आएगा, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से आपको हाईलाइटेड मिलेगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता। 2023-24 में हवाई अड्डों की जो कार्गो प्रबंधन क्षमता है वह 8 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। कितनी? 8 मिलियन। तो इम्पोर्टेंट है। अब हम उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह योगी सरकार ने 20 फरवरी 2025 को विधानमंडल में वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एक तो ये आपको जो आंकड़ा है ये याद रखना है, कितना? 8,08,736 करोड़ रुपए का। ये किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पर एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। और यह वर्तमान योगी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट था। क्योंकि कितना है इसका आकार? 8,08,736 करोड़ रुपए। वंचितों को वरीयता इस बजट की थीम है, ये भी पूछा जाएगा कि जो बजट की थीम कितनी थी? वंचितों को वरीयता। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में तथा पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा में बजट पेश किया, तो ये भी पूछा सकता है। विकास कार्यों पर सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? 2.26 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय तथा 28,448 करोड़ रुपए की नवीन योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री के 5T जो दिए थे प्रधानमंत्री ने, जिसके अंतर्गत ट्रेड है, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन है और टैलेंट को मूल मंत्र मानते हुए 2025-26 में बजट के आगामी 25 वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बजट में अवस्थापना विकास के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट का 22% हिस्सा दिया जाएगा। एजुकेशन के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट का 13% हिस्सा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल बजट का 11% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। राजकोषीय घाटा यानी कि जो राज्य का राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी वह 2.97% है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। जो राज्य सरकार के वित्तीय सुप्रबंधन का उदाहरण पेश करता है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था थी वह देश में 6वें स्थान पे थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र के बाद। यानी कि जहां उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर था 2016 में, वहीं पर 2025 में कहां पर पहुंच गया? विश्व की भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2025-26 में यह बजट देश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इसमें बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। तो ये पूछते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2024-25 में जो बजट था उसकी अपेक्षा 9.8% की वृद्धि हुई 2000 के 25-26 वाले बजट में। 2018-19 में प्रदेश का जो सकल जीडीपी था वह था 15 लाख करोड़ रुपए यानी कि 15.42 लाख करोड़ रुपए, लेकिन यह 2025-26 में इसका दोगुना हो गया। कितना हो गया? 30.77 लाख करोड़ रुपए राज्य की जो जीडीपी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं मार्क कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए आप इनको फोकस करके जाना। प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आई थी वह 2023-24 में कितनी बताई गई? 93,514 करोड़ रुपए, 93,514 रुपए बताई गई है। प्रदेश की वर्ष 2023 में जो जीडीपी की वृद्धि दर थी 11.7% थी, लेकिन उक्त अवधि में देश की जीडीपी कितनी रही है? देखो 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वह 11.6% है, लेकिन इसी दौरान देश की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है? 9.6%। यानी कि इसका मतलब यह है उत्तर प्रदेश की जीडीपी देश की जीडीपी से आगे निकल गई थी वृद्धि दर के मामले में। अगर आकार के मामले में देखे जाएंगे तो स्वाभाविक है देश की जीडीपी बड़ी होगी। पिछले 7 वर्षों में कर राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई और ऋणग्रस्तता में कमी आई। वस्तुतः ऋणग्रस्तता जो 2016-17 में
की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36% था, वही घटकर 2022-23 में कितना रह गया जीडीपी का 30.7%। यानी कि जहां पर ऋणग्रस्तता जीडीपी अनुपात 2016 में 36.7% था, वहीं 2022-23 में घटकर 30.4% था। यह आएगा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की जो नीति है उसके बारे में पूछ मतलब बेहतर स्थिति दर्शा रहा है। अब यहाँ पर हम बजट का बढ़ता आकार देखेंगे। तो बजट का आकार पूछ सकता है कम से कम पिछले, यह जो बजट है पिछले साल का बजट था कितना, सबसे पहले देखी जाएगी पिछले कई वर्षों में बजट के में वृद्धि कितनी हुई। तो सबसे ज़्यादा बजट की वृद्धि हुई थी 2023-24 में 12.13%। उसके बाद जो वृद्धि हुई थी 2018-19 में 11.3%। वर्तमान में जो बजट की वृद्धि है कितनी हुई है, यानी कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 7.8%, यानी कि इसके सापेक्ष वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2025-26 का जो बजट का आकार है वह 8,08,736 करोड़ रुपए है, जबकि 24-25 का कितना है 7,36,437 करोड़ रुपए। इसी की ये वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 9.8%, यानी कि 7 से बढ़ के 8 हो गया। तो इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। प्रदेश में जो राजस्व प्राप्तियां है उसके बारे में, तो कितने करोड़ रुपए में, यानी कि 25-26 में 7,79,242 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त होगी। बजट 2025-26 में अब महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में देखते हैं। 2025-26 का जो बजट है वह 8.8 यानी कि 8.8 लाख हजार करोड़ रुपए का बजट है। यह राजस्व पूंजीगत व्यय कितना है, इसमें राजस्व व्यय 5.83% और पूंजीगत व्यय कितना है 2.86 लाख करोड़ रुपए, यानी कि राजस्व कितना है 5.83 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय कितना है 2.86 लाख करोड़ रुपए। इसमें कुल प्राप्तियां कितनी है 7.79 लाख करोड़ रुपए की, इसमें कुल प्राप्तियों की बात की गई। उत्तर प्रदेश में पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है और कहाँ पर खर्च करता है ये पूछता है, और ये घटते क्रम में आपको बताना होता है वहाँ पर परीक्षा में। तो ये प्रतिशत है और ये क्रमांक है, और घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है ये पैसा कहाँ से आता है, एक पैसा कहाँ पर जाता है परसेंटेज। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है राज्य का अपना कर राजस्व, यानी कि जो राज्य को स्वयं के जो टैक्स से पैसा प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा 37.4%। फिर केंद्रीय कर अंतरण, यानी कि जो केंद्र सरकार को टैक्स से प्राप्त होता है उसमें से जो राज्य का हिस्सेदार होती है तो 32% प्राप्त होता है केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को टैक्स। फिर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 14.4%, केंद्रीय अनुदान सहायता 11.1% और गैर कर राजस्व कितना प्राप्त होता है 7.1%। यानी कि सरकार को कर राजस्व ज़्यादा प्राप्त होता है, गैर राजस्व कम प्राप्त होता है। अब सरकार का पैसा कहाँ पर जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार पूंजीगत व्यय में, यानी कि 20.4%। उसके बाद नंबर आता है सरकारी वेतन में 12.4%। उसके बाद आता है पेंशन में 11.2%। उसके बाद आता है वेतन सहायता और संस्थान के कर्मचारी में 9.8%। और उसके बाद आता है ब्याज भुगतान में 7.9%। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और देखते हैं ये तो इसमें, हाँ अब जो जीएसडीपी है उसके प्रतिशत के रूप में देखते हैं। राजकोषीय घाटा, देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा इन्हीं से ही। तो जो राजकोषीय घाटा है सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। यह अगर आकार में देखा जाएगा राजकोषीय घाटा 91,399 करोड़ रुपए का है, और परसेंटेज में जीडीपी के देखा जाएगा 2.97% है। इसको बड़ा सा कर लेते हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, आपको पता होना चाहिए इनका, और यही पूछे जाते हैं। प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक जो घाटा है वह 27,303 करोड़ रुपए है, और जो जीडीपी का स्टेट की जीडीपी का कितना है 0.88%। राज्य का जो ऋण है वह 29.4% है, यानी कि जीडीपी का राज्य की जो बचत है जीडीपी के कितनी दशमलव है 2.58% बचत है, और यह कितनी है 79,516 करोड़ रुपए। सकल कर प्राप्तियां कितनी होती है 17.9% प्राप्त होती है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना प्राप्त होता है, राज्यों को 2,95,000 करोड़ रुपए केवल अपने टैक्स से प्राप्त होता है, और यह कुल जीडीपी का कितना है 9.6%। राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व कितना है 0.8%। पूंजीगत व्यय कितना है, यह है 1,65,242 करोड़ रुपए, और जीडीपी का कितना है 5.37%।
ये आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और शुद्ध प्रदत्त ऋण कितना है 0.18%, तो ये इंपोर्टेंट है। अब वे सकल राजस्व वे कितना होगा, यह होगा 5,83,174 करोड़ रुपए। और जो सकल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत है, 72%। यानी कि एक तरह से आपको ये सकल राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है, 72% है। राज्य व्यय के शीर्ष मध्य सबसे ज्यादा किस पर व्यय करता है सरकार, वेतन पर, यानी कि 1.79 करोड़ रुपए खर्च करती है। उसके बाद किस पे करती है, पेंशन पे कितनी खर्ची है, 90,000 करोड़ रुपए। फिर दूसरे स्थान पे ब्याज भुगतान 64,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी जो सकल राजस्व व्यय के क्रम से, यानी कि पेंशन पे 30%, किस पे, वेतन पे 30%, पेंशन पे 15% और ब्याज भुगतान पे 10%, कुल व्यय में 27.9%, यानी कि 2,25,560 करोड़ रुपए पूंजीगत खाते में व्यय किए जाते हैं। पूंजीगत लेखे के कुल व्यय में पूंजीगत जो परिव्यय है वह 1,65,000 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 20.43% है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इनको हमें रखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं। प्राप्तियां 2025-26 में कुल प्राप्तियां बताई गई कितने, 7,79,242 करोड़ रुपए, ये कुल प्राप्तियां है। जिसमें से राजस्व लेखे से कितने प्राप्त होंगे, 6,62,690 करोड़ रुपए। और पूंजीगत लेखे से कितने प्राप्त होगा, 1,16,551 करोड़ रुपए। यानी कि हमें राजस्व खाते से ज्यादा प्राप्त होते हैं, पूंजी खाते से कम होते हैं। तो सकल राजस्व प्राप्तियां और कुल प्राप्तियों का क्रम से, तो सकल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 83%, और कुल प्राप्तियां कितनी है, 70.6%। 2025-26 में पूंजी लेखे पर कितने करोड़ की प्राप्ति होगी, यह होगी हमें 1,16,551 करोड़ रुपए की, और जो कुल सकल प्राप्तियों का 14.95% होगी। अब यहाँ पर हम बजट में इसमें देखते हैं टेबल में, यहाँ से हमें कुछ चीजें समझ में आई। ये बजट अनुमान है, इसमें वृद्धि या कमी है, और ये जो है 2024-25 का संशोधित तुलना है, ये 25-26 का है। तो यहाँ पर केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी कि राज्य का हिस्सा कितना है, 2,55,172 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों, केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है 87, यानी कि 87,1914 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार से जो कर्ज या अग्रिम प्राप्त होता है वह 23,170 करोड़ रुपए। और टोटल कितना प्राप्त होता है, यह 3,66,277 करोड़ रुपए। यानी कि इसमें अगर वृद्धि देखी जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जाए किसमें, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में 10.53% की। और सबसे ज्यादा कमी किसमें देखी गई, यह देखी गई केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है वह घटा है, 6.86% घटा है। राज्य कर राजस्व 2025-26 में दर्शाई गई प्राप्तियों में सरकार ने सर्वाधिक 2,95,000 करोड़ रुपए कर राजस्व से हासिल किए। और ये जो राजस्व प्राप्ति है उसका ये वो है, यानी कि राज्य वस्तु और सेवा कर से कितना प्राप्त हुआ, 1,30,000 करोड़ रुपए। राज्य उत्पाद शुल्क से 63,000 करोड़ रुपए। बिक्री कर वैट से 45,300 करोड़ रुपए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ सकते हैं। बजट में 28,478 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई है, यानी कि नई योजनाएं चलाई जाएंगी कितने की, 28,478 करोड़ रुपए की। तो बजट में 7 सरोकार बताए गए हैं और इनको पूछ सकता है। 7 सरोकार कौन कौन से, एक तो पर्यावरण संरक्षण है, पहले भी 7 सरोकार ही देखते हैं कि कौन कौन से। एक तो पर्यावरण संरक्षण है, दूसरा है सुरक्षित समाज, तीसरा है जनसंख्या नियोजन, स्वस्थ समाज, फिर गरीबी उन्मूलन। और ये क्या बताए गए, 7 सरोकार बताए गए हैं। और इधर कौन है, एक जन संरक्षण। तो इनके बारे में देखते हैं, बजट में जो 7 सरोकार है उनकी क्या स्थिति। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुल बजट का 23% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पर ही खर्च किया जाएगा। हाँ, कुल बजट का 23% हिस्सा पर्यावरण अनुकूलन पर पहलों पर ही खर्च किया जाएगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसका 23% हिस्सा किस पर खर्च किया जाएगा, बजट संरक्षण पर। पर्यावरण अनुकूलन वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देना इस बजट में घोषित किया गया है। और इसी के लिए हरित खरीद नीति शुरू की जाएगी। प्रदेश का पहला वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय
स्थापित करने की बात कही गई है। कहाँ पर किया जाएगा? यह किया जाएगा गोरखपुर में। प्रदेश का पहला वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष भी यानी कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाएगी इस साल, यानी कि 25-26 में। गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, यह भी बजट में कहा गया है। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा? और यह 7 सरोकारों में से दूसरा है नारी सशक्तिकरण। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर और झांसी और आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है महिला और सहायिका को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए कितना दिया गया है? 771 करोड़ रुपए। लखपति महिला योजना के लिए 31 लाख दीदियों का चिन्हांकन किया जाएगा, यह इस बजट में बात कही गई है। जल संरक्षण की बात कही गई तो जल संरक्षण के लिए क्या कहा गया? जल जीवन मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वर्षा जल संचयन और भूजल संवर्धन के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जीडीपी यानी कि जो राज्य की जीडीपी है वह कितनी है? लाख करोड़ रुपए में। तो 2024-25 में 24 लाख करोड़ रुपए थी और 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि स्टेट की जो जीडीपी है। और बजट में प्रमुख आवंटन कौन कौन है? तो यहाँ भी देख लेते हैं। आवंटित धनराशि और बजट में हिस्सा। बजट में अवस्थापना यानी कि अवसंरचना के लिए 1.17 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट का 22%। शिक्षा के लिए 1.6 लाख करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल बजट का 13%। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 89 लाख करोड़ रुपए यानी कि 11%। चिकित्सा के लिए 50,550 करोड़ रुपए यानी कि 6.2%। गृह विभाग के लिए 47,302 लाख करोड़ रुपए और यह 5.8%। समाज कल्याण के लिए जो आवंटन किया गया वह 35,863 करोड़ रुपए यानी कि कुल 4% है बजट का है। तो अब और देखते हैं प्रमुख योजनाओं पे। ये तो हमने मुख्य जो क्षेत्र है उन पे। अब किस किस योजनाओं पे सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया? और यह करोड़ रुपए में। तो सबसे अधिक यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए 23,000 करोड़ रुपए, जल जीवन के लिए 16,000 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,882 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2,045 करोड़ रुपए और नमामि गंगे के लिए 25,459 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए। तो ये योजनाएं पूछते हैं कि किस योजनाओं को या किस मद को सबसे ज़्यादा सरकार आवंटित कर रही है। तो चेक डैम निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की बात कही गई है और शासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली जो लगाई जाएगी इसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो जो सरकार के 7 सरोकार है उसमें सुरक्षित समाज की भी बात की गई। तो इसके में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें बताया गया है 2,000 करोड़ रुपए से परिषदीय प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब खोली जाएंगी। फिर जो उत्तर प्रदेश के बजट में 7 सरोकार है उसमें एक सरोकार जनसंख्या नियोजन भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। तो युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 15.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इतने को तो प्रशिक्षण दिया गया 15 लाख को और इसमें से 5.71 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया अब तक। स्वस्थ समाज यह भी एक सरोकार है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व पीजी की 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड की स्थापना की जाएगी ताकि वह उच्च शिक्षा के जो व्यक्ति हैं उनको भर्ती कर सके। बलिया व बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, यह बजट में कहा गया है। गरीबी उन्मूलन एक 7वां सरोकार है। बजट में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उनकी वार्षिक आय को 1.25 लाख रुपए के स्तर तक ले जाने के लिए इसमें कार्यवाही की बात की गई है। मनरेगा के लिए 34 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे
और इसके लिए 5,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब हम उत्तर प्रदेश के बजट की जो प्रमुख घोषणा है उसको देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है। वेतन पर 1,79,1110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेंशन पर 90,720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्याज अदायगी पर 64,095 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और यह तीनों जो मिलाकर यानी कि वेतन, पेंशन और ब्याज, यह सकल राजस्व व्यय का 57.3% है। तो ये पूछा जा सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किस पे? वेतन पर, फिर पेंशन पर, फिर ऋण अदायगी पर। लोक निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 36,855 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर और देखते हैं बजट में 2023 तक महिला श्रम भागीदारी। अच्छा, ये नहीं, बाद में देखेंगे इसमें। 4 नए एक्सप्रेसवे बजट में बनाने की बात की गई। एक तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें कोसिया जनपद हरदोई तथा वाया फरुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित होगा और यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ा जाएगा और इसके लिए विंध्याचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा गंगा एक्सप्रेस जो गंगा एक्सप्रेसवे उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। उसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का बनाया जा रहा है, उसके लिए 461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और इस कॉरिडोर से, डिफेंस कॉरिडोर से 9,500 करोड़ रुपए निवेश आने की अनुमान किया गया है। समाज कल्याण के लिए क्या क्या कर रही है सरकार? समाज कल्याण के अंतर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और महिला एवं बाल विकास के लिए कुल जो प्रव्यय है 35,863 करोड़ रुपए है, जिसमें मुख्यमंत्री सुमंगलम योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अलग से 1998 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गृह विभाग के लिए 47 यानी कि 47,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए 50,550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 6.2% है। वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में चिकित्सीय बजट में कितनी वृद्धि की गई है? यानी कि 16.46% की वृद्धि की गई है इस बजट में। शिक्षा के लिए आवंटन, तो शिक्षा के लिए आवंटन क्या है? बजट में शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जो कुल बजट का कितना है? 13.7% है। शिक्षा में बजट का योगदान प्रतिशत के रूप में, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा में 72%, माध्यमिक शिक्षा के लिए 18% और उच्च शिक्षा के लिए 5.8% बजट में आवंटित किया गया है। नगर विकास और शहरी नियोजन के लिए बजट में नगर विकास और शहरी नियोजन को कुल बजट का 32,711 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ग्रीन सड़क बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और फिर देखते हैं ग्रामीण कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए, इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 89,000 यानी कि 353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 11% है। कृषि के लिए अलग अलग से कितना आवंटित किया गया है? जैसे सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, पशुधन के लिए 4,831 करोड़ रुपए, भूमि के लिए 523 करोड़ रुपए, मत्स्य के लिए 731 करोड़ रुपए, पीएम कुसुम योजना के लिए 509 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ग्रामीण विकास के लिए 25,014 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि पंचायती राज विभाग के लिए 19,174 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में मुख्यमंत्री महिला श्रमजीवी छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। एक ये नई योजना शुरू की गई है और इसके लिए बजट में 170 करोड़ रुपए दिए गए। तो कितने जिलों में? 1 2 3 4 5 6 7 जिलों की बात है। तो ये जिलों का नाम भी पता होना चाहिए, इनकी संख्या। सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियां, सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियां देखते हैं।
ये 2024 की जो आर्थिक समीक्षा उसकी है। PMAY आवास यानी कि कितने, ये इसमें नहीं, यहाँ पर देखिए मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है, 80 है। पर्यटकों का आगमन करोड़ में कितना है, 64 करोड़ पर्यटक आ गए। एयरपोर्ट की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 16 है। एक्सप्रेस वे कितने हैं, यानी कि एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई 1788 है। इसमें पर्यटन और स्थापना, इसमें अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर में क्रम से 150 करोड़, क्रम से 125 करोड़ और क्रम से 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाले जो छात्र हैं उन्हें एक स्कूटी प्रदान की जाएगी और यह एक नवीन योजना है। बजट में इसका बात करेंगे, 400 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए। कामगार, यानी कि उत्तर प्रदेश में 67.8% मुख्य कामगार हैं, जिसमें 32% सीमांत कामगार हैं। कुल मुख्य कामगार में 29% कृषि क्षेत्र में, 30% गैर कृषि क्षेत्र में और 5.9% घरेलू एवं पारिवारिक उद्योगों में जुड़े हैं। शेष 34% अन्य क्षेत्र में काम कार्य कर रहे हैं। राज्य अर्थव्यवस्था का जो अलग अलग हिस्सा देखते हैं। 2022-23 में प्रदेश का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना था, यह था 20,060, यानी कि यह 20,66,139 करोड़ था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था GSDP का, और ये कब के लिए था, अच्छा 2022-23 के लिए यह था 22,57,557 करोड़ रुपए। अब राज्य की जो GDP है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का वो देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, कृषि यानी कृषि क्षेत्र का राज्य की GDP में 25%, उद्योग क्षेत्र का यानी कि द्वितीय का 28.81%, सेवा क्षेत्र का कितना है 45.4%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, दोबारा देखते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का GDP में राज्य की 25%, द्वितीय क्षेत्र का 28.81%, तृतीय क्षेत्र का 45.4%, यानी कि सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे बड़ा योगदान है। दूसरे नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र है। सकल राज्य मूल्यवर्धन, यह देखते हैं। चालू मूल्य पर सकल राज्य जो मूल्यवर्धन है करोड़ रुपए में है 20,66,139 करोड़ रुपए 2022-23 में प्रति व्यक्ति आए। तो चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर देखते हैं। चालू मूल्य पर 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आए कितने, 83,636 करोड़ रुपए, जबकि 2021-22 में चालू मूल्य पर 70,792 करोड़ रुपए, सॉरी 57, केवल इतने रुपए हैं, करोड़ नहीं है यहाँ पर। और अस्थायी मूल्य पर कितनी है, 42,525 रुपये थी प्रति व्यक्ति है। 2023-24 में चालू मूल्यों पर उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, 93,514 रुपये। ये तो देखो ये किस पे है, ये 2022 की थी, यानी कि जिसमें 83,636 है। और 2023-24 के लिए चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में आय इतनी बता रहा है, कितनी 93,514 रुपये बता रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति आप लोगों को पता है। राज्य की कुल ऋणग्रस्तता कितनी है, क्योंकि आप सभी अपने परिवार का हिस्सा है और जानते हैं। तो कुल ऋणग्रस्तता कितनी है, कुल ऋणग्रस्तता 2025-26 में यह है 9,03,924 करोड़ रुपए और यह कुल GDP का कितना है 29.4%, जबकि पिछले में यह ज़्यादा थी, कितनी 30.8%। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश के वे थे, जिसमें कुछ बहुत सारे हमने उसके और देखते हैं, थोड़े से रह गए। 2023 में तक महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी थी उत्तर प्रदेश में, 32%। फरवरी 2025 तक नल से पेयजल की आपूर्ति का विस्तार कितना प्रतिशत हुआ है, 88.42% हुआ है। ये GDP यानी कि इसमें बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों के आंकड़े हैं। किन जिलों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की बात कही गई बजट में, बलिया में और बलरामपुर में। शहर का मॉडल सोलर सिटी कौन सा है, अयोध्या में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की किन सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है, तो एक तो केंद्र सरकार की भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के मामले में उत्तर प्रदेश का क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है पूरे भारत में।
और देखते हैं बजट 2025-26 के लिए विभागों को किए गए धन आवंटन। तो विभाग भी पूछ सकता है कि किस विभाग में कितना धन, और ये शीर्ष है, 5 शीर्ष देख रहे करोड़ रुपए में। तो प्राथमिक शिक्षा में कितने 77 करोड़ रुपए, ऊर्जा में 61 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग में 40,000, प्राथमिक शिक्षा के लिए 77,000 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 61,000 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग के लिए 40,000 करोड़ रुपए, लोक निर्माण के लिए 36,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 31,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, आवंटित किया जाएगा यानी कि धन। किस योजना में सर्वाधिक धनराशि दी गई? तो बजट में सर्वाधिक सर्व शिक्षा अभियान के लिए 23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए। 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट संचालित थे? 2024 तक उत्तर प्रदेश में टोटल 16 एयरपोर्ट संचालित थे, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 हैं और एक निर्माणाधीन है। बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जीडीपी के संदर्भ में कितनी है? 29.4% है, यानी, और ये कितनी है? 9 लाख करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में 8 लाख करोड़ रुपए कितना धन नई योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है 8 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से नई योजनाओं के लिए 28,478 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 में जीडीपी कितना अनुमानित की गई है? जीडीपी अनुमानित की गई 30 लाख करोड़ रुपए, ये जीडीपी का अनुमान लगाया है। कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान, देखो ये तो बजट था, यानी कि जीडीपी की, उत्तर प्रदेश की जीडीपी $1 ट्रिलियन की या $2 ट्रिलियन की या कितने ट्रिलियन की, तो यह बजट में अनुमान लगाया है 2025-26 में कि 30 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हो जाएगी। कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? राज्य कर एवं सेवा कर का सबसे ज्यादा योगदान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी के देशव्यापी निष्पादन में दोनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि डीबीटी के मामले में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में, परफॉर्मेंस में। बजट 2025-26 में राज्य का अपना कर राजस्व कितना है? यह है 2,95,हजार करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय में पिछले बजट के सापेक्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 6.78% की वृद्धि हुई। तो ये महत्वपूर्ण जो आंकड़े थे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बजट के, किसके, आर्थिक समीक्षा के। तो यहाँ से आपको आराम से 3 क्लासें, जिसमें पहली क्लास में मूलभूत आर्थिक क्या थे? संकेतक थे। दूसरी क्लास में एग्रीकल्चर, कृषि, खनिज, जनसंख्या, अवसंरचना तथा वन रिपोर्ट थी, और आज की जो क्लास में बजट और आर्थिक समीक्षा था। इन तीनों क्लास से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमी बेस होते हैं, हम इकोनॉमी में गिनते हैं, लेकिन होते हुए करंट के ही। तो यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इन तीनों क्लासों से, और 3-3.5 घंटे क्लासें। इन क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेगी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ से एक पहल शुरू की गई थी MRT 300। MRT 300 के अंतर्गत पिछले 30 वर्षों में 300 जो थीम उत्तर प्रदेश आयोग बार बार रिपीट कर रहा है, उनकी ये क्लास है। MRT 300 के अंतर्गत कंप्लीट जीएस, यानी कि उसमें 12 पोर्शन है कंप्लीट जीएस के, 12 पोर्शन की 25 घंटे क्लास है, यानी कि कंप्लीट जीएस की 25 घंटे से अधिक की क्लास है। और अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको वहाँ से 70+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने हमारे यहाँ पर करंट हो चुका है पूरा कंप्लीट, आर्थिकी हो चुकी है और जीएस हो चुकी है। इन क्लास से आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं आर के लिए। और पीडीएफ आपको ये सभी कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।